अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ समरी लेक्चर्स ऑफ CFAP 3 SPM। हमने अब तक स्ट्रैटेजी, उसकी फाउंडेशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये चीज़ें कवर कर ली। हमने ये देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस कैसे होता है और बिजनेस कॉम्पीट करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब कमिंग फॉरवर्ड हमें देखना है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का एरिया। आज का जो समरी लेक्चर है वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के ऊपर है और यहाँ पर हम 3 से 4 बातें मेजरली कवर करेंगे। हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के मेथड्स देखेंगे, हम BCG मैट्रिक्स देखेंगे और हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखेंगे। किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का स्टेज कब आता है? देखिए, जब उसका एक प्रोडक्ट चल गया, हमने एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि कभी आप नए प्रोडक्ट्स, नई मार्केट्स, इस तरह से बहरहाल अपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी मार्केट्स को ग्रो करते हैं और फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को लेकर आने का या इन नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का, डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका क्या हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है, वो बहरहाल यहाँ पे हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। मेथड क्या हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है ना। व्हाट्सएप बहुत हद तक फेसबुक के साथ साथ दोनों जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ चलते हैं। फेसबुक पे कोई वीडियो आ रही है, वहां पे व्हाट्सएप का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करें, आप अल्टीमेटली बिजनेस व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से बैंकिंग वगैरह में, दुनिया भर में, शॉपिंग में व्हाट्सएप काफी इस्तेमाल होता है एज ए पेमेंट टूल, एज ए पेमेंट मैकेनिज्म। तो फेसबुक ने, यानी कि अब जो कंपनी का नाम मेटा हो चुका है, मेटा ने फेसबुक और व्हाट्सएप, जब वो व्हाट्सएप की तरफ गए तो क्या तरीका कार था? क्या उन्होंने व्हाट्सएप खुद से बनाया? क्या उन्होंने उसको एक्वायर किया? सर, चलती हुई एप्लीकेशन को उन्होंने एक्वायर किया। तो जब आप नए प्रोडक्ट्स, नई मार्केट्स, नए बिजनेसेस की तरफ जा रहे होते हैं तो इन बिजनेसेस की तरफ जाने का मेथड क्या होता है, क्या तरीका होता है जिस तरीके से आप इस तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं? तो हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं सर? अगर आप देखें तो हमारे पास एक तरीका ऑर्गेनिक ग्रोथ का है, क्या आप अपने इंटरनल फंड से ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। दूसरा तरीका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का है, जहां पर आप अपने एक्सेस कैश को इस्तेमाल करके नई कंपनीज को एक्वायर करते हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी रिसेंटली लोटे केमिकल की एक्विजिशन हुई है, उसको ICI ने एक्वायर किया है। ICI पाकिस्तान का अब नाम चेंज हो चुका है, LCI हो चुका है, लकी कोल इंडस्ट्रीज, लेकिन LCI ने एक्वायर किया है लोटे केमिकल को। रिसेंटली ये एक्विजिशन हुई है। इसी तरीके से GCI, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज की भी रिसेंटली लिस्टिंग इसी तरीके से हुई है। फिर आप सो ऑन सो फोर्थ पीछे जाएं तो आपको वेव्स कॉर्पोरेशन, वेव्स होम अप्लायंसेस की एग्जांपल मिलेगी। फिर आप और पीछे जाएं तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी एक्विजिशंस, रिवर्स एक्विजिशंस या मर्जर, जायज और वारिद का मर्जर हुआ है रिसेंटली कुछ साल पहले, बड़ी एक मशहूर एग्जांपल है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को एक बार, बेसिकली मोबिलिंक ने क्या किया, मोबिलिंक ने जब वारिद के साथ मर्जर किया तो वो एक और बड़ी कंपनी बन चुकी। उसका एक और बड़ा जो है, अब सुनने में आ रहा है कि टेलीनॉर की भी एक्विजिशन जो है वो बहुत करीब है और मार्केट में इस तरह की न्यूज आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं कि टेलीनॉर शायद एक्वायर कर लिया जाएगा। के इलेक्ट्रिका, मर्से से सुनते आ रहे हैं कि भाई कोई कंपनीज हैं इंटरेस्टेड हैं UAE की या गल्फ कंट्रीज की जो इंटरेस्टेड है के इलेक्ट्रिक को एक्वायर करने में। इसी तरीके से PPL है, OGDC है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनीज हैं। फिर हमारे पास अगला मेथड होता है फ्रेंचाइजिंग का मेथड, जहाँ पे एक चलता हुआ ब्रांड अपने ब्रांड को इस्तेमाल करने के राइट्स किसी और को देता है, उसको फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर देता है। फिर आता है लाइसेंसिंग का मैटर कि भाई आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, बड़ा अच्छा है, आपने मुझे लाइसेंस दिया उसको प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए। इट्स नॉट अ, मैं अभी थोड़ा सा फर्क बताता हूँ दोनों का। और फिर आ जाता है बिजनेस पार्टनरिंग एंड कोलैबोरेशन, जहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा सा हम समरी परस्पेक्टिव से थोड़ा सा इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है कि एक एंटिटी अपने बिजनेस को अपनी ही रिसोर्सेज के दम पे ग्रो करती है, सीकिंग टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स ईच ईयर। मिसाल के तौर पे आप इस तरह से समझिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे से समझ में आती है, इसलिए मैं बार बार देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए वेजिटेबल्स वगैरह परचेस करता हूँ फार्मर्स से। मैंने ये सोचा कि यार मैं भी अपना जो है वो फार्म लगाता हूँ। मैंने अपने ही पैसों से अपना फार्म लगाया, खुद ही फार्मिंग की और खुद ही फार्मिंग करके वेजिटेबल्स वगैरह उगा के अपने रेस्टोरेंट में उसको इस्तेमाल किया। ये ऐसे है जैसे मैंने अपने ही पैसों से, अपने ही फंड से, अपने ही रिसोर्सेज से ऑर्गेनिकली ग्रो किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ग्रो किया। दूसरा तरीका क्या होता? दूसरा तरीका ये होता है कि मैं किसी का चलता हुआ फार्म, जो जिस पे काम चल रहा है, वो कंपनी है, एग्रीकल्चर कंपनी है जो वेजिटेबल्स वगैरह बना रही है, मैं चलती हुई कंपनी खरीद लूँ। भाई ये कंपनी क्या करती है जी? टमेटोज उगाती है, ये पोटेटोज उगाती है, ये जो है वो डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स में काम करती है। मैंने चलती हुई कंपनी उठा ली। अब जो उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो प्रोड्यूस अब मेरा हो चुका है। मैं उसको अपनी आगे रेस्टोरेंटिंग बिजनेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। या मिसाल के तौर पे कोई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मेरे गुड्स जो है वो सेल होते थे।
मैंने उस एप्लीकेशन को ही एक्वायर कर लिया। अब बाकी कंपनीज भी जो उस एप्लीकेशन पर आ रही हैं वो मुझे रेवेन्यू दे रही हैं। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपने जाती फंड्स के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का मतलब होता है कि आप क्विकली अपने पैसों को इस्तेमाल करके किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं जिस बिजनेस में आप एंटर होना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस में आप एंटर होना चाह रहे हैं। फिर तीसरा तरीका होता है हमारा फ्रेंचाइजिंग का, जहां पे फ्रेंचाइजर एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट फ्रेंचाइजी को लाइसेंस दे देता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे बिहाफ पे जो है वो गुड सेल करो। इसकी क्लासिकल एग्जांपल ब्रॉडवे पिज्जा है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो आपके पास ब्रॉडवे पिज्जा, इसी तरीके से रेस्टोरेंटिंग बिजनेस में आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। ब्रॉडवे पिज्जा ले लें, आप बर्गर लैब ले लें। पाकिस्तान अभी कराची में रिसेंटली एक सोडा शॉप बड़ी मशहूर हुई है, थर्स्टी। आप इसकी एग्जांपल ले लें, 1 डिग्री की एग्जांपल ले लें। ये क्या करते हैं, एक दफा आपने कंपनी सेटअप की, एक दफा आपने एक आउटलेट चला लिया अच्छे से, अब आप दूसरे आउटलेट्स की फ्रेंचाइजेस प्रोवाइड करते हैं। यानी आप सामने वाले से कहते हैं कि भाई मुझे आप एक अमाउंट दो, मैं आपको अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के राइट्स दूंगा, आप वो फ्रेंचाइज सेटअप करो, आपके लिए हायरिंग फायरिंग डिसीजन सारे मेरे होंगे, आपने बैठ के जो है वो ऑपरेशन को रन करना है। आपको रेसिपी, क्वालिटी, प्रोसीजर्स, एसओपी सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मूव एंड पिक बड़ी एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। मूव एंड पिक इज एन इंटरनेशनल चेन, ठीक है ना, इंटरनेशनल चेन है मूव एंड पिक। और इसी तरीके से शेरेटन भी था पहले। मूव एंड पिक क्या एग्जांपल है, इंटरनेशनल चेन है। पाकिस्तान में एक लोकल कंपनी है अरेबियन सी इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने मूव एंड पिक की फ्रेंचाइज ली हुई है। सारी हायरिंग, क्वालिटी, प्रोसीजर्स, एसओपी सब मूव एंड पिक ने डिफाइन किए हुए, हर चीज मूव एंड पिक ने डिफाइन की हुई है। यहाँ पे अरेबियन सी सिर्फ ऑपरेशन को मैनेज करती है और प्रॉफिटेबिलिटी कमाती है। इस पर आपको रॉयल्टी देनी होती है टू द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर आपसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपसे रॉयल्टी लेता है। जिंदगी भर जो सेल्स हो रही होती है वो सेल्स बेसिकली आप जो है उसमें से रॉयल्टी का परसेंटेज जो है वो पे कर रहे होते हैं। और जो फ्रेंचाइजर का जो ब्रांड है, सॉरी फ्रेंचाइजर का जो ब्रांड है वो एक्सपैंड करता चला जाता है, बढ़ता चले जाता है। जैसे आप ब्रॉडवे की एग्जांपल ले लें, जैसे आप इस तरह की। और फिर जो बाहर ममालिक में इंटरनेशनल चेन्स होती हैं, जैसे बर्गर किंग, उन्होंने पाकिस्तान में किसी को अपनी फ्रेंचाइज दी हुई होगी। इसी तरीके से मैकडोनल्ड्स, केएफसी, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज दी हुई होगी। आई एम सपोजिंग मैकडोनल्ड्स तो फॉर द फैक्ट में पता है कि लखानी ग्रुप वालों के पास की फ्रेंचाइज है। तो बहरहाल ये फ्रेंचाइजिंग का मॉडल होता है। लाइसेंसिंग का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। Franchises and licenses are both business agreements in which certain brand aspects are shared. However, a franchising agreement pertains to a business entire brand and operations, while a licensing agreement only applies to registered trademarks. Registered trademarks. जैसे मिसाल के तौर पे एक व्हील चेयर है, किसी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक व्हील चेयर बना ली है और उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ट्रेडमार्क उस बंदे के पास है। मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप मुझे अपने ट्रेडमार्क का लाइसेंस दें, मैं ऐसी व्हील चेयर एग्जैक्टली ऐसी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करूंगा और आपको लाइसेंसिंग की फी भी दूंगा, और आपको जब जब मैं एक यूनिट बेचता हूँ उसके ऊपर आपको एक रेवेन्यू का शेयर भी दूंगा। इसी तरीके से विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका भी बहरहाल जो है वो वन टाइम लाइसेंस परचेज किया जाता है। वो लाइसेंस दे देते हैं, आप उनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट से आगे अर्न कर सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट आगे रोकेगा नहीं कि आपने एक्सेल के ऊपर एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया और उससे पैसे कमाए तो मुझे उसमें से कोई शेयर दो। वन टाइम लाइसेंस फी थी, आपने पे कर दी, तो ये लाइसेंसिंग होती है। फिर आ जाती है बिजनेस पार्टनरिंग, जहां पर आप या तो जेवी बनाते हैं या स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाते हैं। सर इन दोनों का मतलब है किसी और के साथ पार्टनर करना और कोलैबोरेट करना, ठीक है ना। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कंपनी, टू और मोर कंपनीज, दे बेसिकली जॉइन हैंड्स, ये मिलके जो है वो साथ में काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, काम करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई जेवी और स्ट्रेटेजिक अलायंस में फर्क क्या है। देखो, ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाएगी, एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाएगी, एक सेपरेट अग्रीमेंट होगा, उसमें दोनों की 50-50 की पार्टनरशिप्स होंगी और एक सेपरेट एंटिटी बनाकर आप जो है वो काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेट करते हैं लेकिन एक लीगल एंटिटी बनाते हैं, फॉर्म अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जबकि स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट सेपरेट एंटिटी नहीं बनती। बस एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक अग्रीमेंट हो गया दो कंपनीज के बीच में कि हम इस पर्पस के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए हम साथ में काम करेंगे। मिसाल के तौर पे दो केमिकल कंपनीज हैं, वो दोनों केमिकल कंपनीज ये कहती हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर हम कोई बायोगैस का नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, या मिसाल के तौर पे सोलर पैनल का कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं और हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे मिलके। आपकी ये वाली एक्सपर्टीज हमारे काम आएंगी और हमारी ये वाली एक्सपर्टीज आपके काम आएंगी। दोनों मिलकर उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिया, अलायंस बना के कंपनी अलायंस बना के साथ में काम शुरू कर दिया।
अगर वो एक सेपरेट एंटिटी बना के काम कर रहे हैं जिसमें दोनों की इक्विटी पार्टनरशिप से परसेंटेज है, तो वो जेवी कहलाएगी, वो जॉइंट वेंचर है। दोनों ने कंपनी नहीं बनाई, बस मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस बैरल कहलाता है। एक कोऑपरेटिव बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है इसको। कोऑपरेटिव बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म बाय टू और मोर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, ओनरशिप फलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के अंदर सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज दूसरा कॉपी कर सकता है। आपके साथ काम करके आपके फन को, आपके हुनर को सीखा जा सकता है। फ्रेंचाइजिंग के अंदर एक बड़ा मसला ये होता है कि भाई आपका जो आपने फ्रेंचाइज किसी को दी है, वो आपके ब्रांड को डिफेम ना कर दे, बदनाम ना कर दे। ऐसा ना हो कि वो क्वालिटी वगैरह उस तरह से डिलीवर ना करे, कस्टमर सर्विस उस तरीके से ना दे और वो बदनामी हो। तो फ्रेंचाइजिंग सिर्फ तब एप्लीकेबल होनी चाहिए जब आपके सॉलिड प्रोसीजर्स बने हुए, सॉलिड प्रोसेसेस बने हुए, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, कैसे सर्विस दी जाएगी, किस तरीके से डिलीवर होगा, एवरीथिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रेटेजाइज्ड। तब आपके लिए फ्रेंचाइजिंग का मामला जो है वो बड़ा अच्छा है। लाइसेंसिंग प्रोडक्ट के केस में होती है जहां पे आप यूज करने का या उससे पैसे कमाने का लाइसेंस देते हैं। मर्जर एक्विजिशंस में कंपनी एक्वायर की जाती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में अपने फंड्स के थ्रू ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है। इसी तरीके से जेवी और स्ट्रेटेजिक अलायंस में दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में एक स्ट्रेटेजिक मकसद के तहत किसी चीज पर काम करते हैं और मिलकर उसके ऊपर जो है वो काम किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास दो कंपनीज मिल जाए और वो सोलर के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो अगर उन्होंने सेपरेट एंटिटी बनाई तो वही जेवी है, लेकिन नहीं बनाई तो वही स्ट्रेटेजिक अलायंस है। वो मिलकर आपस में इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो सर्विस कंपनी के साथ मिल जाती हैं, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिल जाती हैं और किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं, ताकि उससे एक अच्छा आउटकम निकले जो दोनों को फायदा दे। ठीक है, दोनों को फायदा दे। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो एक बेसिक चार्ट है कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हमारे पास कितने तरीकों से की जा सकती है। तो ये तरीकों की एक छोटी सी मैंने आपको समरी बता दी। कौन कौन सी एहतियातें हैं वो भी जहन में रखना। फ्रेंचाइजिंग तब जब सॉलिड प्रोसीजर बना हुआ हो, लाइसेंसिंग तब जब प्रॉपर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, पार्टनरिंग और कोलैबोरेशन में मसला ये होता है कि आपकी एक्सपर्टीज कॉपी कर ली जाती हैं और थोड़ा सा जो है वो इमिटेट कर लेते हैं आपकी स्किल्स को, उसका बहरहाल ख्याल रखना होता है। मर्जर्स एक्विजिशन के अंदर कभी कभी गलत एक्विजिशन हो जाती हैं, वो प्रॉपरली देखना होता है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ में कभी कभी आप बहुत ही स्लो काम कर रहे होते हैं, मार्केट बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, तो वो भी बहरहाल यहाँ पे देखना होता है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के। फिर आ जाता है बहुत ही फेवरेट मॉडल है, ये स्टूडेंट्स का बड़ा पसंद करते हैं उसको पढ़ना, बीसीजी मैट्रिक्स, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर नाम वाम वो सब चीजें इस्तेमाल हुई हैं। देखो बीसीजी मैट्रिक्स को समझने से पहले इस बात को समझो कि हर, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में, हर उरूज को सवाल है। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट की अपनी एक सुप्रीम लाइफ होती है और फिर उसके बाद वो मेच्योरिटी और डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स इसी चीज को बेसिकली केटर करता है। और बीसीजी मैट्रिक्स आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें। सो दिस इज बेसिकली प्राइमरली हेल्पिंग यू डू व्हाट, पोर्टफोलियो एनालिसिस। यानी अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करो और एवेल्युएट करके देखो कि किसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके पास जो है वो होनी चाहिए। व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसमें आपके पास आ जाता है स्टार, प्रॉब्लम चाइल्ड, कैश काउ और डॉग। ये चार मेजर कैटेगरीज हैं। थोड़ा सा पहले किसी प्रोडक्ट या मार्केट की लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे मैं बड़ी एक एग्जांपल बार बार इसके हवाले से देता हूँ। आज हम लोग एयरपॉड्स इस्तेमाल करते हैं, आईफोन बड़ा कॉमन हो चुका है, मोबाइल मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। इससे पहले एक MP3 MP4 प्लेयर का टाइम आया था। MP3 MP4 प्लेयर्स हुआ करते थे। लोग पॉकेट में उन्हें कैरी करते थे, उसके अंदर जो है वो 500 600 800 गाने हुआ करते थे और चलते हुए लोग सॉन्ग्स को जो है वो सुनते थे। अब बहरहाल एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसके अंदर बड़ी बात है, लेकिन मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एप्पल का जो सिग्नेचर प्रोडक्ट था उस वक्त वो आईपॉड था। आईपॉड वॉज प्राइमरली ए सॉन्ग्स प्लेयर। उसकी टैगलाइन भी थी 1000 songs इन योर पॉकेट। ठीक है ना। आज कोई इस प्रोडक्ट को जानता है? नहीं, कोई भी नहीं जानता। नो वन इवन रिमेंबर्स दैट प्रोडक्ट। जब आया था शुरू में बहुत धूम मची थी, इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बड़ी अच्छी सेल्स, फिर एक मैसिव ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। डिक्लाइन क्यों आया? मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली, मोबाइल फोन ने इसको टेकअप कर लिया। ठीक है ना। घड़ी जो घरों में अलार्म क्लॉक्स रखी जाती थी सुबह उठने के लिए, उनको मोबाइल फोन ने टेक ओवर कर लिया। स्मार्ट वॉचेस ने एनालॉग वॉचेस को काफी हद तक टेक ओवर कर लिया। तो हर प्रोडक्ट का एक स्टार्ट होता है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है और डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है ना। इसी पर्सपेक्टिव से बीसीजी मैट्रिक्स को ऑल इन ऑल फॉर्म किया गया कि भाई आप मार्केट को देखें और अपने प्रोडक्ट को देखें।
मार्केट कैसी चल रही है और आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। सबसे पहली टाइप वो बताता है कि भाई आपकी मार्केट की ग्रोथ बहुत हाई है और आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो भी उसमें हाई है। यानी मार्केट की ग्रोथ हाई तब होगी जब वो इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में होगा। अगर वो मेच्योरिटी फेज में है तो फिर इतनी ज्यादा ग्रोथ जो है वो वहां पे नजर नहीं आ रही हो। अगर वो इंट्रोडक्शन और मेच्योरिटी ग्रोथ फेज के अंदर है तो मार्केट की ग्रोथ हाई होगी। आपका प्रोडक्ट उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका उसमें हाईएस्ट मार्केट शेयर है, सबसे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को अगर प्रेफर करते हैं उसके अंदर, तो फिर वो आपके लिए एक स्टार प्रोडक्ट है। फिर वो आपके लिए क्या है, एक स्टार प्रोडक्ट है जहां पे आपका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है और मार्केट की अपनी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अब इसके बरक्स आप कह सकते हैं कि सर प्रोडक्ट तो हमारा बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि मार्केट जो है वो मेच्योर हो चुकी है। हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जैसे एप्पल के पास आईपॉड के इसमें जो MP3 MP4 की सीरीज थी, इसके अंदर आईपॉड में हाईएस्ट मार्केट शेयर था इन प्लेयर्स की मार्केट के अंदर। आईपॉड का हाईएस्ट शेयर था। लेकिन जब ये मेच्योरिटी की तरफ पहुंचा तो फिर सिर्फ एप्पल का ही प्रोडक्ट रह गया था, बाकी प्लेयर्स जो आउट ऑफ मार्केट हो चुके थे। तो जब मार्केट की ग्रोथ इतनी ज्यादा ना हो, यानी कि या तो वो मेच्योरिटी फेज में है या वो डिक्लाइन फेज में है, या मार्केट जो है वो मेच्योरिटी फेज में है या डिक्लाइन फेज में है, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे। आप देखें आपका प्रोडक्ट कैसा उसमें परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हाई है तो वो आपके लिए कैश का हुआ है, वो आपके लिए कैश का हुआ है। दोनों चीजों के अंदर क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट का शेयर हाईएस्ट था, एक में मार्केट ग्रोथ में थी, एक में मार्केट मेच्योरिटी या डिक्लाइन की तरफ। अगर मार्केट ग्रोथ में है और आपका भी हाईएस्ट मार्केट शेयर है, इट्स अ स्टार प्रोडक्ट। अपनी पोजीशन को मेंटेन करें, बेहतर से बेहतर बनाएं, हाथ से जाने मत दें इस पोजीशन को। पैसा लगता है लगाएं इसके ऊपर, अपनी पोजीशन अपने हाथ से जाने नहीं देना। इट्स स्टार प्रोडक्ट। हाँ, मार्केट मेच्योरिटी या डिक्लाइन की तरफ है लेकिन आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैश आ रहा है, जब तक कैश मिल रहा है एंजॉय कर। जब तक मार्केट 100% खत्म नहीं हो जाती, जब तक कैश आ रहा है आप इसको एंजॉय कर। दिस इज अ कैश का, ये कैश का हो, ठीक है ना। इसका ग्रोथ पीरियड मुकम्मल हो चुका है। अब ये डिक्लाइनिंग या मेच्योरिटी की फेज की तरफ है, बस इसका ढलान शुरू हो गया, ये खत्म होने वाली है किसी भी वक्त। जब तक इंजॉय एज मच एज कैश एज यू कैन, मैक्सिमम कैश आप यहाँ पे एंजॉय करें जब तक आपको कैश मिल जाता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं जो है वो ऑयल की इंडस्ट्री की बात करूं, क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री अभी कोई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है। इट हैज मेच्योर्ड लॉन्ग अगो और अब उसका डिक्लाइन फेज शुरू होने वाला है एज एंड व्हेन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बैटरीज और सोलर और लिथियम आयन बैटरीज इनका कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो सऊदी को जब तक कैश मिल रहा है सऊदी इंजॉय करे। 30-40 साल का तेल रह गया है ना, 40-45 साल का तेल रह गया है, इंजॉय करे। इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। सऊदी का हाईएस्ट मार्केट शेयर है अभी भी ऑयल की सप्लाई में दुनिया के अंदर, हाईएस्ट मार्केट शेयर है। और नॉन ओपेक कंट्रीज के अंदर रशिया का सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है, लेकिन रशिया को उन्होंने ओपेक प्लस के अंदर जो है वो शामिल कर लिया। बात पॉलिटिकल हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि कैश का जब तक आपको कैश मिल रहा है आप इसको एंजॉय करें, स्टार पे पैसा लगाएं, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाएं, किसी को छीनने मत दें अपनी पोजीशन, क्योंकि मार्केट ग्रोथ फेज में है, अभी कमाने के बहुत साल बाकी हैं। यहाँ स्टार कैश का के केस में मार्केट ग्रोथ फेज में नहीं है, कमाने के कुछ साल रह गए। जब तक कमा सकते हो कमा लो। इनफैक्ट यहाँ पे तरीका ये होना चाहिए कि जो छोटी कंपनीज है ना इसी इंडस्ट्री की, मेच्योरिटी डिक्लाइन वाली छोटी कंपनीज जो कमा नहीं पा रही अच्छा, उन्हें खरीद लो। उन्हें भी खरीद के उनका भी शेयर अपने पास ले लो, उनके प्रोडक्ट भी अपने पास ले लो। जितना मैक्सिमम कैश यहाँ से निकाल सकते हो निकालो, इफ यू आर द मार्केट लीडर, इफ यू हैव हाईएस्ट मार्केट शेयर, या फिर आपका मार्केट शेयर जो हाई है। यहाँ पे मार्केट लीडर होना मकसद नहीं है लाजमी, आपका बड़ा मार्केट शेयर होना चाहिए। जैसे मार्केट लीडर का 35% है, आपका 30% है, तो दिस इज अ हाई मार्केट शेयर। हाई मार्केट शेयर होना मकसद है। अगर आपका मार्केट शेयर ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है तो ये स्टार है। अगर आपका मार्केट शेयर ज्यादा है और ग्रोथ लो है तो फिर ये कैश का प्रोडक्ट है। इसके कैश को इस्तेमाल करो टुवर्ड्स स्टार एंड प्रॉब्लम चाइल्ड। अब आ जाते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसमें दो सूरतें निकलेंगी, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और फिर दूसरी सूरत, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट ग्रोथ फेज में है, अभी कमाने के कई साल बाकी हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सर जहां मार्केट की ग्रोथ फेज है और वहां कमाने के साल बाकी हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका मार्केट शेयर बहुत लो है, तो फिर वो प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है। वो प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है। इधर पैसे लगाओ, इधर पैसे लगाओ और उस प्रॉब्लम को हल करो, सॉल्व द प्रॉब्लम। या आप नीचे देखिए मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास नजर आ रहा है यहाँ पे कैश काउ। ये देखो, इस कैश काउ से जो कैश निकलता है ना, यहाँ से, यहाँ से जो कैश निकलता है ये यहाँ जाता है, प्रॉब्लम चाइल्ड में जाता है। प्रॉब्लम चाइल्ड में जाके ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम चाइल्ड नाम ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई मसला होता है, इसकी वजह से आपका मार्केट शेयर नहीं इंक्रीज कर रहा होता,
आप इधर कैश लगा के इसको इम्प्रूव करते हैं, मार्केट शेयर आप इंक्रीज करने की अपनी कोशिश करते हैं, हत्ता के ये क्या बन जाए, ये स्टार प्रोडक्ट बन जाए। तो जो लाइफ होती है वो यही होती है, इफ प्रोडक्ट इज ए प्रॉब्लम चाइल्ड, आप उसको इंप्रूव करें, मार्केट शेयर बढ़ाएं, इट विल इवेंचुअली बिकम व्हाट, स्टार। लेकिन जैसे ही उसकी मार्केट डिक्लाइन की तरफ आएगी, इट विल इवेंचुअली बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ कैश काउ। ये आपको कैश प्रोवाइड करता रहेगा, जब तक ये प्रोवाइड कर सकता है तब तक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और सर अगर मार्केट भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि ग्रोथ या उसमें नहीं है, इंट्रोडक्शन में नहीं है, मेच्योरिटी डिक्लाइन की तरफ है, और आपका शेयर भी बहुत लो है, तो ये डॉग प्रोडक्ट, इसको बंद कर दो। अगर शटडाउन की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, अगर शटडाउन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, किसी को बेच दो, जो उस मार्केट का लीडर है, यानी जो कैश काउ है उस मार्केट की, उसको बेच दो जाके अपना बिजनेस। बोले यार हमसे नहीं चल रहा, इस पे पैसे लगाना, टाइम लगाना दोनों बेकार है, क्योंकि इसकी मार्केट डिक्लाइन में है, इसका मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग है। अब जब इसकी मार्केट डिक्लाइनिंग है तो मैं क्यों उसके ऊपर वक्त लगाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, इनकी लाइफ कितनी रह गई, 8-10 साल, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल। इलेक्ट्रिक कार्स पेनिट्रेट कर रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी आ जाएंगी, 5-8 साल, 10 साल इनकी मार्केट रह गई। अब मैं अगर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं क्यों जान मारूं, मैं क्यों मसले सॉल्व करूं उसके, मुझे काम ही नहीं करना चाहिए उसके अंदर। आई शुड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, समथिंग जिसकी मार्केट अभी ग्रोथ फेज में है, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, मुझे उसको देखना चाहिए, लाइक समथिंग लाइक एआई, या समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, बायोगैस प्रोडक्शन, घरों में गैस वगैरह की जो तंगी हो जाती है, इसके अराउंड कोई सोल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, राइट। तो डॉग प्रोडक्ट हैज अ लो रिलेटिव मार्केट शेयर विद लो ग्रोथ मार्केट। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, या तो आप डाइवेस्ट कर जाएं, या किसी और को बेच दें, शट डाउन कर दें, या अगर आपको तीनों कोई फिजिबिलिटी नहीं आ रही तो बस हल्का फुल्का इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको आ रहा है, थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए करें, इस पे पैसे मत लगाइए, इस पे जान मत लगाइएगा। स्टार्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स कैश काउस। स्टार प्रोडक्ट आपकी कैश काउ बनते हैं जब मार्केट डिक्लाइन की तरफ आती है, फिर आपको उससे पैसे मिलते हैं, एंड द कैश दैट दे जनरेट कैन बी यूज्ड टू टर्न प्रॉब्लम चाइल्ड इनटू स्टार्स एंड इवेंचुअली कैश काउस। तो जो पैसा यहां से मिल रहा है भाई कैश काउ से, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड पे लगाओ, और स्टार की पोजीशन को मेंटेन करने पे लगाओ, और इस पे किसी किस्म का फोकस करने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। इसका पैसा इन दोनों के ऊपर यहाँ पे जो है वो लगेगा। सो कैश काउ इज समथिंग जो अभी पैसा दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे इसकी मार्केट डिक्लाइन की तरफ जाएगी, खत्म होने की तरफ जाएगी, हम बहरहाल जब तक पैसा एंजॉय कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देंगे। जैसे एप्पल ने आईपॉड को डिसकंटिन्यू कर दिया। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने सेल्स की थी एयरपॉड की, जो एयरपॉड्स नए इनके प्रोडक्ट आए, वायरलेस, जो ब्लूटूथ कह लें आप, या हैंड फ्री हैंड जो है वो हेडफोन्स कह लें, ये आए थे बहरहाल। कोविड में इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ की, अभी भी इनकी ग्रोथ फेज चल रही है, अभी बहुत सारे लोग इस पर जो अडॉप्ट कर रहे हैं, कितने कंपेटिटर्स, कितने आपको जो है वो प्लेयर्स मिलेंगे जो अपने नाम से इस तरह की चीजें बना रहे हैं, स्टाइल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वो बना रहे हैं। एप्पल इज द मार्केट लीडर, सबसे ज्यादा एप्पल का इस चीज के अंदर जो है वो शेयर है, हो सकता है सैमसंग का भी बहुत बड़ा शेयर हो। तो मार्केट लीडर होना जरूरी नहीं है, हाई मार्केट शेयर होना जरूरी है। एप्पल का बड़ा हाई मार्केट शेयर है, सैमसंग का भी इवेंचुअली बड़ा हाई इसमें जो है वो मार्केट शेयर होगा। दीज आर द स्टार प्रोडक्ट्स फॉर देम। जो एप्पल का फोन हो गया, आईफोन वगैरह, ये इनके लिए स्टार प्रोडक्ट है। लेकिन जहां से वो बाहर निकल रहे हैं वो बाहर, और हो सकता है मोबाइल फोन्स अब एआई आने के बाद, वर्चुअल रियलिटी आने के बाद, ये स्मार्टफोन्स भी जो है वो इतने ज्यादा ना रहे। तो स्मार्टफोन की भी इंडस्ट्री आज अगर मेच्योरिटी पे है, तो जब तक एप्पल पैसे कमा सकता है इससे कमाए, बाकी फिर वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा इवेंचुअली। वैसे भी एप्पल फोन पे इनोवेशन नहीं करता, प्रोडक्ट्स पे इनोवेशन करता है, इकोसिस्टम में इनोवेशन कर रहा है, सर्विसेज वगैरह ये वाली सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप आपको बीसीजी मैट्रिक्स से क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक छोटी सी समरी मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में दी है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 फेज होते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ आ रही होती है, स्टार्टअप कल्चर होता है, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, इवॉल्व कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ग्रोथ के अंदर आपकी जो है वो डिफ्रेंसिएशन आना शुरू हो जाती है, कॉस्ट लीडरशिप आना शुरू हो जाती है, ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही होती है, और लोग प्लेयर्स इन हो रहे होते हैं। अब जो प्लेयर आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते आते जाते, तो इंडस्ट्री मेच्योर हो जाती है, और मेच्योरिटी की बात करें इवेंचुअली वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, जैसे जैसे लोगों की प्रेफरेंसेस, नीड्स, चेंजेस। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है ना यहाँ पे, वो चेंज है, कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स, लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों के ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। तो नए से नए प्रोडक्ट, नई से नई कंपनीज जो है वो आती चली जाती हैं, और इस तरीके से आपका बिजनेस साइकिल जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट साइकिल, बीसीजी मैट्रिक्स एंड द मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर्ड थी, और हमने इसे 20 से 25 मिनट के अंदर तकरीबन यहाँ पे, आई होप 25-30 मिनट ही हुए, उससे ज्यादा वक्त ना लगाओ, हमने इसको यहाँ पे जो है समराइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते हमारे स्ट्रैटेजी के ये वाले 3 एरियाज जो है वो मुकम्मल हुए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में समराइज करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।